नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज चर्चा होगी ईवीएम के राग को लेकर। जी हां, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगातार ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रही है। एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए और वीवीपैट से काउंटिंग की मांग की। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो कर्नाटक समेत दूसरों राज्यों में कैसे जीते, तो उन्होंने कहा कि चोरी थोड़ी थोड़ी हो रही है, जिस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया। हालांकि अब सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले दिग्विजय के ईवीएम राग के क्या मायने हैं। क्या ईवीएम के सहारे फिर कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। फिर कटघरे में ईवीएम। कांग्रेस का ये राग कब होगा खत्म? कांग्रेस का ईवीएम राग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए। इंदौर में उन्होंने मतगणना वीवीपैट की पर्ची से ही की जाने की मांग की, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह की रणनीति ईवीएम को लेकर थोड़ी अलग दिखी, क्योंकि जब तेलंगाना कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की बात हुई तो उन्होंने कहा कि गुप्त रूप से चोरी करने वाला सारा माल ले जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी चोरी करते हैं ताकि पकड़े ना जाए। उन्होंने तो बीजेपी के दावों पर भी सवाल किए और पूछा कि 2019 में कहा कि 300 पार सीटें लाएंगे और 303 मिल गई। ये चुनाव के पहले ही घोषणा कर देते हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है? ईवीएम के प्रति अविश्वास जनता में बढ़ता जाता है और जो रवैया है माननीय चुनाव आयोग का, उससे ज्यादा और शंका होने लगती है। अब वो कहते हैं कि साहब आप कांग्रेस तेलंगाना में कैसे जीत गई, कर्नाटक में कैसे जीत गई? एक बात, अगर गुप्त रूप से चोरी करने वाला सारा माल उठा के ले जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए धीरे 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 वो चोरी करता है। और 2014 में उन्होंने कहा बहुमत मिलेगा, 284 मिल गए। फिर कहा 300 पार तो 303 मिल गए। ये चुनाव के गिनती के पहले घोषणा कर देते हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है? अब दिग्विजय सिंह के ईवीएम पर फिर से सवाल उठाने पर बीजेपी ने उन पर चुटकी ली। जाहिर है कि बीजेपी ये कहती आई है कि जब जब कांग्रेस हारती है तो वो ईवीएम पर सवाल उठाने लगती है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए फिर दिग्विजय सिंह ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर माहौल बना रहे हैं, जबकि जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं। अरे भैया, अगर ईवीएम से आप जीत रहे हो तो आपने तेलंगाना जीता, तेलंगाना में आप इस्तीफा दे दो। आपने हिमाचल प्रदेश जीता, आप हिमाचल प्रदेश से अपना इस्तीफा दे दो। जहां जहां आप जीतते हो वहां वहां मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू करते हो। अरे मेरे को तो एक गाना स्मरण में आता है, ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए। तो भैया ईवीएम को बदनाम ना करो। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाए गए और अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर ये कहना कि चोरी थोड़ी थोड़ी ही हो रही है, ये साफ बताता है कि कांग्रेस में ईवीएम राग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। जिम्मेदारों पर हार का ठीकरा फोड़ने की बजाय कांग्रेस ईवीएम को ही सॉफ्ट टारगेट समझती है। लिहाजा दिग्विजय के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह भी ये कह चुके हैं कि ईवीएम का मुंह नहीं होता, इसलिए सवाल उठाना भी आसान है। खैर, आम चुनाव से पहले दिग्विजय के बयानों को कैसे लिया जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है दिनेश जी आपका अनादि टीवी में। और एक बार फिर दिग्विजय सिंह सक्रिय हुए, राम मंदिर पर भी बोले और फिर ईवीएम पर। यही कांग्रेस और बाकी नेता थे जो पहले कहते थे ईवीएम को लेकर जब सवाल उठते थे तो वीवीपैट की वकालत करते थे। अब वो कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियां भी एक अलग बक्से में डाली जाए, उसकी गिनती भी की जाए। यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो वैसे ही है कि आप बैलेट पेपर की ओर वापस लौट चलें। तो आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब चुनाव आयोग से लेकर तमाम सारी एजेंसियां ये कह चुकी है कि आपको ओपन ऑफर है कि आप आइए खुले मंच पर और इसको हैक करके बता दीजिए, तब कोई जाता नहीं है। लेकिन उसके बाहर जिस बयान को एआईसीसी ने गंभीरता से नहीं लिया और कमलनाथ को हटा दिया गया, जीतू पटवारी की नियुक्ति कर दी गई और उस हार के पीछे ईवीएम को जिम्मेदार उन्होंने नहीं माना।
उसको लेके फिर दिग्विजय सिंह नया सुर लेके बैठ गए हैं। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए कि जिस प्रकार से साइड लाइन किए गए हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वापस अपनी उपयोगिता बनाना, किसी तरह चर्चा में रहना, या मकसद कुछ और? ये देखिए मनोज जी, परिस्थितियां बदली हुई है। जी जो इंडी गठबंधन है वो भी अब ईवीएम के फेवर में नहीं है। इसलिए ये व्यक्तिगत ये कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का विषय नहीं है ये। और इस बात को सारे जो विपक्षी दल हैं वो उसको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। कहीं ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन किसके लिए इलेक्शन कराता है और पार्टिसिपेट कौन करता है? पार्टिसिपेट करने वाले तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। बिल्कुल। तो कोई भी सिस्टम हो, पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस तो होनी चाहिए ना, एक आम सहमति तो होना चाहिए ना कि भाई हम इस पर सहमत हैं। टाइम है, टेक्नोलॉजी को कोई सवाल है। देखिए बहुत सारी आजकल हम देखते ना साइबर फ्रॉड होते हैं कि नहीं होते भाई। ये अब पूरी दुनिया में साइबर फ्रॉड होते हैं, कई तरह के फ्रॉड होते हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि जिसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता? ये बताना भी तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है ना। कोई मशीन ऐसे तो आ नहीं रही, कोई ना कोई उसमें कोडिंग हो रही है, सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। तो यदि शंका है लोगों को तो शंका का समाधान करना राजनीतिक की जिम्मेदारी नहीं है। राजनीतिक दलों ने समय भी मांगा है, उनको समय चाहिए। उन्होंने जिस तरह से मशीन को मांगा था, एक मशीन तो वो आई भी थी डेमो के लिए, जिसको ये कहा गया ये रिलायबल नहीं है, दिल्ली विधानसभा में देखी थी। एक बेंगलोर में बहुत सारे दिनों से जो है ईवीएम को लेकर बहुत सारी बातें वहां हो रही, केस भी दर्ज हुआ। तो वो सारी चीजें क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन पेंडिंग है, वो पिटीशन पर भी अभी बहुत कोई फाइनल वर्डिक्ट आए नहीं है। अभी उसमें आने वाले दिनों में उस पर तारीख है। वो हर बार कुछ ना कुछ इशू उठते हैं। जैसे इस बार ये इशू उठा था कि बीएसपी का जो कैंडिडेट था उसका जो वोट था वो उसको ही नहीं मिला, तो कहां गया वोट? तो इसलिए बहुत सारे सवाल आप उठते हैं कि जिस कैंडिडेट को खुद को वोट नहीं मिला हो तो ये आप कैसे भरोसा करेंगे? तो ये सारी जिम्मेदारी, हम एक क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम इसमें नहीं रहते कि हमने कह दिया आपको इसी सिस्टम पर जाना होगा। जी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो आम नागरिक हो जिस पर रिलायबल हो, आपको जिस पर भरोसा हो। देखिए हमारे यहाँ तो इस देश की जो आप जो देखेंगे ना कि जो शिक्षा का परसेंटेज है वो कितना है, तो वीवीपैट पे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। भिंड का भी एक हमने देखा था, एक वीडियो आया था जिसमें एक आदमी उसके बगल में खड़ा था, वो वोट डलवा रहा था। तो ये भी तो ऐसी भी चीजें भी होती है कहीं। इससे ऐसा नहीं है कि वो जो है बूथ कैप्चरिंग रुक गई या कुछ हो गई, एक अलग तरह से बूथ कैप्चरिंग हो रही है। अल्टीमेटली जिस सिस्टम पर सबको भरोसा हो, और यदि अधिकांश राजनीतिक दल इसके पक्ष में नहीं है तो इलेक्शन कमीशन को इसको रिकंसीडर करने में क्या आपत्ति होना चाहिए? केवल समय के अलावा यदि जनता इंतजार कर रही है, मान लीजिए हम अपने यहाँ प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री के लिए कितना इंतजार किया, कैबिनेट के लिए कितना इंतजार किया, यदि रिजल्ट के लिए कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाए? लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि बटन दबाते तो दिखता कुछ और है और चुनाव चिन्ह तक बदल जाता है, ये क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज संभव नहीं है। जो बनी है उसमें कुछ भी किया जा सकता है। जिस तरीके से बनाई गई है उसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता इस बात को कि नहीं हो सकता। ये जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसमें आप देखिए, जब हमारा कंप्यूटर में ही देखते हैं कि हैक हो जाता है, कैसे हैक हो जाता है? वो भी तो सॉफ्टवेयर से चलता है ना। हम फायरवॉल यूज करते हैं। अभी भोपाल नगर निगम का पूरा सिस्टम जो है, पूरे प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग का पूरा सिस्टम हैक हो गया। उसके डाटा को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही था। लेकिन उसको लेके कहा जाता है ना कि उसमें कोई या तो कोई लाइनिंग उसमें है नहीं, कोई अटैचमेंट है नहीं, इसके साथ ही ना वो कोई ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप है, ना ही वो किसी तार से जुड़ा हुआ इंटरनेट से कनेक्टेड है। नहीं तो कोई इसका मैंने इससे ये थोड़ी होगा कि आपकी टेक्नोलॉजी पे भरोसा कर दें हम, इसको कोई वाईफाई या इससे हो रहा है। देखिए और भी जरिए होते हैं, आप कहीं भी देखिए। जैसे आप यदि हम ये माने इसको कि एक हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क को जब आप इसको डिस्प्ले उसमें लेते हैं, आप इसको जब पोलिंग स्टेशन पर ले जाते हैं, इसकी रेंडमाइजेशन करते हैं, रेंडमाइजेशन, तो उस वक्त बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनके बारे में वो जानते नहीं है। अधिकारियों ने बता दिया कि ये ऐसा है, तो
जो है आपने मान लिया वो वैसा है। लेकिन ये व्यापक स्तर पर, व्यापक मामले में जैसे हम देखेंगे ना कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी बातें हो रही थी, ज्यादातर सीटों पर बात हो रही थी कि नहीं यहाँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगभग सारे लोगों का एक जैसा मत था, बहुमत लोगों का मत था, लेकिन जो नतीजे थे वो एक अलग बहुमत के थे। तो लोगों को बहुत सारी चीजें शंका पैदा करती हैं। जब शंका पैदा करती हैं तो ये जिम्मेदारी एक आम नागरिक के नाते यदि हम सोचे तो किसकी है? इलेक्शन कमीशन की, किसी राजनीतिक दल की नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारे सवालात राजनीतिक दल के इलेक्शन कमीशन से हैं, और इलेक्शन कमीशन को ही लोगों को भरोसा दिलाना है। ऐसा नहीं होता कि जो आरोप लगा रहा है वो सिद्ध करे। ये उसमें हो सकता है, ये क्या कभी हमने देखा जो कोर्ट में जाते हैं, जब एक प्रोसिक्यूशन कोई केस सामने रखता है तो अपने डिफेंस में कौन खड़ा होता है? जिस पर आरोप लग रहे हैं वो डिफेंस को बताता है कि ये ऐसी, मैं दोषी नहीं हूं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना है। सब जितने भी कोई भी एक्सपर्ट आ जाए, वो तो ये कहे ना कि पूरी दुनिया से किसी भी एक्सपर्ट को लिया, ये ओपन मशीन रखी है, आप इसमें हमको करके बता दीजिए। तो लोगों को क्या दिक्कत है? 1 सेकंड में सारी चीजें खत्म हो जाएगी, जो आरोप लगा रहे हैं वो भी शांत हो जाएंगे। तो ब्रजेश जी, अगर टेक्नोलॉजी हैक हो जाती है तो फिर वीवीपैट मशीनों की जो पर्चियाँ उसको भी बदलाव हो सकता है, उनको भी बदला जा सकता है अगर ये करना ही है तो। लेकिन ये सिलसिला थमेगा कहाँ, रुकेगा कहाँ? देखिए मनीष जी, होना तो बहुत कुछ हो सकता है और हो जाता है, होता भी होगा। या हम कह सकते हैं कि जब एक बार चुनाव आयोग खुले मंच पर आ चुका है, वो कह चुका है सभी राजनीतिक दलों से कि ये मशीन रखी है, इसको हैक करके दिखा दीजिए, तो किसी ने तब क्यों नहीं की? और अब जो कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो भी तो एक मशीन ला के वैसा कर सकते हैं ना भाई। दुनिया में कहीं किसी ने हैक की क्या उसको? कहीं से कोई प्रमाण है क्या? जब आपको खुले मंच पर उन्होंने एक बार आपको ऑफर दे दिया, तब आपने क्यों नहीं किए? और दूसरी बात, यदि आप चुनाव हारते हैं वहीं क्यों बोलते हैं? देखिए, अब देश में 140 विधानसभा चुनाव हुए हैं अब तक ईवीएम मशीन से, जिनमें 33 चुनाव में कांग्रेस जीती है, 29 में बीजेपी जीती है। इसी ईवीएम से पिछली बार चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो जब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि छोटी चोरी करते हैं, छोटी चोरी करते हैं, तो आप देखिए कि चोरी करते थोड़ी थोड़ी क्यों करेंगे, लगातार करेंगे। और आपके दौरान भी ये चुनाव हो रहे थे, तब क्या ऐसा होता है? ऐसी कोई परिस्थिति है, ऐसा कोई चैलेंज है, तो उसको आप एक तरह से शंका आपने डाल दी है। तो या तो शंका के साथ में आपको कुछ प्रमाण देना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा पिछली बार भी अखिलेश यादव को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था कि उन्होंने सवाल उठाए थे और उनको चेतावनी दी थी कि आप बार बार सवाल नहीं उठाएं, यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो दे दीजिए। तो चुनाव आयोग जब फिर आप यदि आज एक बार और चलिए मान लीजिए चुनाव आयोग कह देता है ये मशीन रखी, हैक करके दिखा दीजिए, तो फिर सवाल नहीं उठेंगे, इसकी कौन सी गारंटी है? ये भी तो गारंटी नहीं है ना मनोज जी कि फिर कोई सवाल नहीं उठाएगा, फिर कोई सवाल। यदि कांग्रेस को लगता है कि वाकई में है, तो फिर दिग्विजय सिंह अकेले क्यों बोल रहे हैं? भूपेश बघेल अकेले क्यों बोल रहे हैं? गहलोत अकेले क्यों बोल रहे हैं? पूरी पार्टी बोले ना, पूरी पार्टी इसके सामने मैदान में खड़े हो, तमाम राजनीतिक दल इकट्ठे हो जाएं कि नहीं एक बार और आप करिए, प्रेशर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। लेकिन वही लोग क्यों करते हैं? कर्नाटक में क्यों नहीं कर रहे? आप वहां जीत गए। दूसरे राज्यों में जहां आप जीत रहे हैं वहां क्यों नहीं कर रहे? जो जीत रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होगी। तो आप लोगों को तमाम जगह से अब आवाज उठानी चाहिए, सबको एक सुर में आवाज उठानी चाहिए, सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए, या हैकर को लाके कोई एक मशीन हैक करके दिखा देने चाहिए। क्या आप मशीन नहीं ला सकते हो? क्या आप कोई सी मशीन ले लीजिए, आप चुनाव आयोग से कहिए कि हमें एक मशीन उपलब्ध कराएं, ये हैकर हैं हमारे। तो कोई भी आज तक हैक करता मनोज जी, तमाम चीज़ें देखिए, आप साइड हैक हो जाती, सब चीज़ें हैक हो जाती हैं। लेकिन कहीं आपने ऐसी कोई खबर पढ़ी है कि दुनिया में किसी ने ईवीएम मशीन हैक करके एक तरह से कुछ बदलाव किया हो? जो गड़बड़ियां आई हैं, जो भिंड की बात कर रहे थे दिनेश जी, वो भिंड में आई थी जो गड़बड़ी कि किस तरह से पिछली बार भी आरोप लगे थे कि मशीन में बटन दबाते ही एक ही दल के नाम पर वो पढ़ रहे हैं। उसकी भी जांच हुई थी, तकनीकी गड़बड़ी पाई गई थी उसमें। उसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था, आपको याद होगा, कलेक्टर को भी हटाया गया था, कार्रवाई की गई थी। तो आप देखिए, कहीं मुझे लगता नहीं है कि व्यापक, हाँ हम इस आधार पर ये कहें कि भाई माहौल अलग था, तो हो सकता है कि हम भी माहौल ना पढ़ पाए हों, मतदाता का मन ना पढ़ पाए हों। ये भी तो हो सकता है कि एक दल मेहनत कर रहा है लगातार, और जिस आधार पर आप अपनी शंका को बल दे रहे हैं कि वो कह रहे थे कि 300 पार तो 304 सीटें मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा, वो तो 2 बार से कह रहे हैं कि बार 200 पार हो पाई क्या? बिल्कुल। तो एक लक्ष्य रखा जाता है राजनीतिक दलों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के, अपने समर्थकों को मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ये लक्ष्य आप भी बड़ा रख सकते हो, आप भी कहते हो हर बार, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक ऐसा कुछ है।
यदि फिर भी शंका कुशंका है तो एक बार तमाम राजनीतिक दल आ जाए मैदान में, क्योंकि कोर्ट तक जा चुके हैं इस मामले में, कोर्ट तक संज्ञान ले चुका है, तो अब इसके बाद कहाँ जाए? आप कहते रहिए, कोई आपके पास तर्क नहीं है, क्योंकि आप कोर्ट भी जा चुके हो। कोर्ट ने भी जब जिस समय ये हुआ था तब कोर्ट भी इन्वॉल्व था ना उसमें, कि चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था कि आ जाइए आप हैक करके दिखा दीजिए, किसी ने हैक नहीं की। और हैक करता आज भी कोई तो मनोज जी ये चीज़ें छिप नहीं पाती, लगातार चुनाव में हो रहे हैं, किसी ना किसी से तो हैकर संपर्क करता ना, कि आपसे भी संपर्क कर लेता कि हम हैक कर देते हैं। बिल्कुल। तो यदि एक आदमी ने भी हैक करा के चुनाव जीता होता, दो आदमी ने भी जीते होते, तो निश्चित तौर पर पता चल जाता। बीजेपी में भी क्या कोई बात छिपती है क्या मनोज जी? क्या सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जिनको पता है कि हैक होती है और बाकी किसी को पता नहीं है तो फैल ना सके? बीजेपी के अंदर की बातें भी बाहर आ जाती हैं, कैबिनेट की बातें भी बिल्कुल, बाहर आ आज जाती टेक्नोलॉजी के हैं, दौर में और कुछ टेक्नोलॉजी असंभव के नहीं दौर है। में मुझे नहीं लगता है कि अब तक यदि कोई हैक हो रहा होता तो ये बात छिपी रह छुपी सकती। रह सकती। लेकिन दिनेश जी एक और दिलचस्प चीज़ है, दिग्विजय सिंह एक और चीज़ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2012 के गुजरात चुनाव के बाद से ईवीएम मशीनों के साथ ये छेड़छाड़ी शुरू हुई है। उसके पहले वो क्लीन चिट दे दी, लेकिन 2014 तक तो उन्हीं की सरकार थी केंद्र में, तो ये टेक्नोलॉजी तो उनके पास भी होना थी इस नाते। नहीं तो बिल्कुल देखिए ना, तो उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने भी विरोध किया था कि ये ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है, ये जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी जो मशीन बना रहे हैं, ये मशीन खुले बाजार में नहीं मिलती कि इस पर जो है कोई भी आदमी कोई वो कर ले। यही बात तो कही थी अरविंद केजरीवाल ने कि हमको आप मशीन दे दीजिए। वो डेमो के लिए एक मशीन अलग लाए थे, वो जिसमें लाए थे उसमें भी कोई वाईफाई वगैरह नहीं लगा हुआ। और अभी जो जिसमें ये हो रहा है कि वीवीपैट शुरू से नहीं चला रहा, वीवीपैट तो अभी लगाया हुआ है, इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए वीवीपैट लगाया गया था, पहले वीवीपैट नहीं था। अब जो जिस तरह से बात होती है कि एक जो डाटा जहां स्टोर होता है वो वीवीपैट के बाद होता है, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनका वो यूनिट के बारे में वो बता रहे हैं। अब ये जो मशीन आती है, मशीन कहाँ से आती है, ये जो लोग इसको आती कलेक्टेड में जो लोग आते हैं, हर मशीन स्टोर से निकलती है वेयरहाउस से। कलेक्टर लोग भी कोई ऐसा नहीं होते कि वो इतने बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो तहसीलदार और आरआईओ पटवारी जो करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी के लिए लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाहर से ही आते हैं। उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कभी सूची नहीं दी जाती किसी राजनीतिक दल में कि ये लोग कौन है, कहां से आए हो, क्या कर रहे हैं। ये ना किसी के सामने की जाती है। ये जो सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है, जो डाटा यदि पुराना डाटा उसमें है इरेज किया जाता है, तो इरेज डाटा किसी के सामने नहीं किया जाता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें प्रोसीजरल है, बात केवल एक तरह से नहीं है कि आप उसे ये कहने कि इसमें वाईफाई नहीं लगा या इसमें वो नहीं लगा। बहुत सारी चीजें प्रोसीजरल है और उन प्रोसीजरल चीजों के कारण भी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मशीनें जब स्टोर से बाहर आती हैं बहुत सारी खराब हो चुकी होती हैं, जो कई बार होती है ना। तो खराब मशीनों के बारे में भी बातचीत होती है कि खराब मशीनें जो है कैसे रिप्लेस की गई। वो तो मशीन जो बनाने वाली कंपनी है वो कोई बाहर की नहीं है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ये बनाती है। लेकिन जो बात है कि इतने बड़े पैमाने पर इस पर इंजीनियर लगते हैं, जिनकी बात वो करते हैं कि इंजीनियर कहाँ है, लोग कहाँ हैं जो ये सब कर रहे हैं। वो कई बार ये होता है कि सब जो मशीनें एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है उसमें डाटा इरेज नहीं होता, बहुत सारी लापरवाही की चीजें होती हैं। जो विश्वसनीयता की बात केवल ये नहीं है कि इसमें कोई बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट पर विश्वसनीयता की बात है जिसका अभी तक इलेक्शन कमीशन। लेकिन आपको नहीं लगता दिनेश जी कि किसी एक कंपनी की वेबसाइट को हैक करना, किसी एक विभाग के साइट पर जाकर हैकर्स का हमला करना और लाखों की संख्या में मशीनों को हैक करना, एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म चाहिए, बहुत बड़ा मैनेजमेंट चाहिए। नहीं मनोज जी मैं आपको जिस चीज के बारे में बोल रहा शायद उसको आपने ठीक से सुना नहीं। मैं कहूँ इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगते हैं, यदि आपके पास कोई डेटा आपने उसमें जो जीरो दिखा रहा है नहीं दिखाएगा या कुछ करेगा। जब भी आप जाते बाहर मशीन निकालते हैं तो आप सरकारी कर्मचारियों को किस चीज की ट्रेनिंग देते हैं? जो बात है वो पूरे ओवरऑल सिस्टम में जब लोग ट्रांसपेरेंसी की बात होती है कि जब हम एक मशीन बाहर निकाल रहे हैं उसको जीरो कर रहे हैं, उसको वीवीपैट से दिखा रहे हैं कि देखिए हमने ये पर्ची निकली है। केवल 10% मशीनों का रेंडमाइजेशन होता है, 100% का नहीं होता। कि जो मशीनें हैं आपको वो वहां बता दी जाती है कि ये 10% मशीनें, इसमें हमने रेंडमाइजेशन कर दिया।
इसके बाद कोई इलेक्शन कमीशन किसी चीज की कोई नहीं लेता, कहता है कि हम तो ने तो रेंडमाइजेशन किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब 100% आप करेंगे तो उसमें बुराई क्या है इस पूरे सिस्टम में? ये बताइए कि यदि वो कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? एक आम नागरिक को, आम वोटर को यदि उसको लग रहा है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर इसमें क्यों है कि आप इसी तरह से नहीं साहब हमने कहा है, तो वो तो डालने जाते ही ना वोट, अभी भी डालने जाता है। लोगों में वोट का परसेंटेज भी आप देखो कि बढ़ रहा है। केवल जो गिनने का मैकेनिज्म है, गिनने का समय है, उसकी बात है, बाकी चीजें सब यथावत है, उतना ही सिस्टम लगता है। तो जिस पर ज्यादा लोगों को भरोसा, अभी भी आप देखना कि बहुत सारे लोग डिजिटल पेमेंट नहीं करते। वो क्यों नहीं करते डिजिटल पेमेंट? भाई अभी भी आप देखिए ना कि जो ओटीपी बेस्ड लोगों से धोखाधड़ी होती है, तो जबकि 10-10 बार प्रचार कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए। साइबर फ्रॉड भी कई तरह के हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में जो है 16वें नंबर पर है देश में, जहां साइबर फ्रॉड जिसके बारे में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो जब आप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते ज्यादातर लोग, तो कैसे क्या मैनिपुलेशन हो रहा है? देखिए क्या होता है कि आप मैनिपुलेशन के कई तरीके हैं। एक ये तरीका भी है जो हमने भिंड का वीडियो देखा था, जिसकी जांच बाद में नहीं हुई, कि जांच जो है कराई होती तो जो कौन अज्ञात आदमी खड़ा हुआ है जो लोगों से डलवा रहा है, वीडियो सही था कि नहीं, चुनाव खत्म हुई, बात खत्म हो गई। उस वीडियो पे तो आज तक किसी ने बात नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ही नहीं लिया। बहुत सारी चीजों का जवाब तो आजकल इलेक्शन कमीशन देता ही नहीं है। वो तो आजकल जो है ना, अपने उसको जिनको लगता है कि मुझे हमें बोलना है उतना ही बोलता है, बाकी वो नहीं बोलता। जी। तो लेकिन ब्रजेश जी, जो कांग्रेसी बोल रहे थे कि जो जीत हुई थी कर्नाटक तेलंगाना की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का करिश्मा था, तो उनको फिर से पुनर्विचार करना चाहिए दिग्विजय सिंह के बयान के बाद। तो निश्चित तौर पर मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को कि यदि भरोसा नहीं है, पूरी कांग्रेस को उस मुद्दे को उठाना चाहिए, केवल दिग्विजय सिंह को, भूपेश बघेल को और गहलोत को नहीं उठाना चाहिए। जो हार गए हैं वही क्यों उठा रहे हैं? यदि उनको लगता है कि वाकई में ईवीएम की वजह से लगातार चुनाव में हारते जा रहे हैं, तो उनको सवाल उठाने चाहिए, और सवालों के साथ पुख्ता, जिस तरह हमने देखा कि पिछले दिनों एक अमेरिकी हैकर ने कहा था कि 2014 के चुनाव में मशीनों में हैक किया गया है, चुनाव आयोग ने उसका खंडन किया था, लेकिन हैक किया गया कहने भर से कुछ नहीं होगा ना, कुछ प्रमाण तो आपको देना पड़ेंगे। जो दिनेश जी ने कहा कि कोई मशीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक दल है ना, ये मशीन हिंदुस्तान में भी बनती है, इसके बाहर भी बनती है। 16 लाख मशीनों का उपयोग होता है मनोज जी। 16 लाख मशीनों में कोई 2 लोग तो बना नहीं रहे होंगे। यदि अंदर से ही पूरी गड़बड़ी की जा रही है जहाँ से इनका निर्माण हो रहा है, तो कितने लाख लोग काम करते हैं ना, ये बात छिप नहीं सकती। मेरा सीधा सा सवाल है कि यदि कहीं गड़बड़ी हो रही होती, किसी के माध्यम से गड़बड़ी कराई जा रही होती, सिर्फ एक आदमी नहीं होता गड़बड़ी करने वाली, पूरी टीम होती ना, पूरी यूनिट होती, तो कोई तो एक व्यक्ति होता जो आगे जाके या उसमें जाके कभी खुलासा करता है। इतने लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है कि हाँ हमने गड़बड़ी की है, आज तक ऐसी बात क्यों नहीं आई है? लगातार हम देख रहे हैं, चाहे यूपीए का शासनकाल हो, चाहे फिर एनडीए का शासनकाल हो, ईवीएम की मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का, तो आज तक क्यों नहीं आया? सिर्फ जुबानी जमा खर्ची क्यों चल रहा है? यदि कांग्रेस को लग रहा है, जब बीजेपी आरोप लगाती थी तो बीजेपी भी वैसे ही फौरे आरोप लगाती थी, नहीं तो कांग्रेस कह देती कि हाँ, जब अडवाणी जी आरोप लगाते थे तो हाँ इस तरह से गड़बड़ी होती है। आप तो सत्ता में रहे ना, आप पर भी आरोप लगते रहे, आप खारिज करते रहे उनको, लेकिन लोगों में विश्वास बना रहे, इसलिए वीवीपैट का उपयोग करना शुरू कर दिया कि पर्ची आ जाए। अब मांग की जा रही है कि ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से आप मतदान कराइए, लेकिन ये पर्ची की भी गिनती हो। तो ये चुनाव आयोग को चाहिए कि वो कह दे कि भाई कितने, कौन से विधानसभा का, कौन से क्षेत्र का कराना चाह रहे हो आप, उस क्षेत्र का 2-4 का करा दे। तो एक तरह से जो भ्रम है, जो असमंजस है, जो लोगों में एक तरह से बात जा रही है कि हाँ अविश्वास की बात हो रही है, तो वो विश्वास कायम करने का काम, मैं इस बात में सहमत हूँ दिनेश जी का, कि वो काम चुनाव आयोग का है कि वो भरोसा जागृत करे लोगों में। जिस तरह से वीवीपैट का मामला लेकर आया है, वो किस तरह से आपको दिख जाती है कि वीवीपैट में क्या आप मशीन पे किस तरह से आपने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, तो अब चुनाव आयोग उसकी गिनती भी करा दे, 2-4 कुर्सियां खुलवा के देखिए आप, ये पर्ची जो गिरी थी इस विधानसभा सीट का ये रिजल्ट आया था, और ये पर्ची में भी वैसा है। तमाम तो सारे मुझे सवाल लगता है हैं, कि तमाम सारी शंका कुशंका हैं, और चुनाव आयोग दूर हो जाएंगे। कुछ करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों को भी थोड़ी गंभीरता दिखानी होगी। बहरहाल अब समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो निश्चित तौर पर ईवीएम गरीब की भौजाई टाइप से हो गई एक तरह से, कि जब जिसकी मर्जी है उस पर आरोप लगा दो और पल्ला झाड़ लो। लेकिन ये एक तरह से मतदाताओं के विवेक पर भी सवाल या निशान लगाता है
कि जो वोटर घर से निकलता है, लाइन में लगता है, उम्मीदों के साथ एक जनप्रतिनिधि का चुनाव करता है और बाद में ये कहकर उसके वोट को खारिज करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें उस वोटर का कोई समझदारी नहीं है, ये तो ईवीएम का कमाल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईवीएम में टाइम देखकर हैकिंग करती है कि 2012 के पहले से नहीं की, 2012 के बाद में करने लगी है, या जिन राज्यों में कांग्रेस जीत रही है या हार रही है। केजरीवाल जैसे लोग सवाल उठाते हैं, जो कि पिछले 3 चुनाव से नंबर 1 पार्टी है, इस पिछली बार कांग्रेस का दिल्ली में खाता भी नहीं खुला है, और लोकसभा चुनाव में जब जाते हैं तो तीसरा नंबर की पार्टी बन जाते हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि क्या वो ईवीएम 3 तरह से व्यवहार करती है कि वो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी को आगे कर देती है, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी 2-3 सीटों के लिए, डबल डिजिट सीटों के लिए जूझती है, और कांग्रेस को वो 3 बार की सरकार के बनने के बाद 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और उसके बाद वो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने देती। ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय है कि थोड़ी गंभीरता राजनेताओं को दिखाना चाहिए और थोड़ी सी गंभीरता चुनाव आयोग को भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।